ज्ञान दर्शन एजुकेशन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की हमारी इस वीडियो का विषय रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान। वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित समस्त बातों को एक ही वीडियो में संक्षिप्त में बताएंगे। यह वीडियो एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, विशेषकर यूजीसी नेट, यूपीटीईटी और सीटीईटी के अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। शैक्षिकी मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव शैक्षिकी वातावरण में सीखता कैसे है तथा शैक्षणिक क्रियाकलाप अधिक प्रभावी कैसे बनाए जा सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में, यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा के सभी पहलुओं जैसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, अनुशासन आदि को मनोविज्ञान ने प्रभावित किया है। बिना मनोविज्ञान की सहायता के शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिकी परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिकी परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आंकलन करना है। यह व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने में प्रयासरत है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा की समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान से कभी पृथक नहीं रही है। मनोविज्ञान चाहे दर्शन के रूप में रहा हो, उसने शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास करने में सहायता की है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। एलिस क्रो के अनुसार शैक्षिकी मनोविज्ञान मानव प्रतिक्रियाओं के शिक्षण और सीखने को प्रभावित वैज्ञानिक दृष्टि से व्युत्पन्न सिद्धांतों के अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में शिक्षा का अर्थ ज्ञान से लगाया जाता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा के समुचित विकास से है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिकी सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता है। बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करने हेतु, बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने के लिए, शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों और प्रयोजनों से परिचित करना, सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना, संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिकी महत्व का अध्ययन, चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं का माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देना। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यक्तिगत गुण, योग्यताएं होती हैं जिनमें से कुछ पूर्व निर्मित होती हैं और कुछ का विकास सीखकर किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में स्किनर ने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियां, तकनीकें से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझाने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार है: वंशानुक्रम, विकास, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तित्व, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम निर्माण, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण विधियां, निर्देशन एवं अर्श, मापन एवं मूल्यांकन, समूह गतिशीलता, अनुसंधान, किशोरावस्था,
शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है और यही सब समस्याएं व उनका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र बनते हैं। शिक्षा कौन दे अर्थात शिक्षक कैसा हो। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने छात्रों को समझने में सहायता प्रदान करता है, साथ ही यह भी बताता है कि शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार पक्षपात रहित हो, उसमें सहनशीलता, धैर्य व अर्जनात्मक शक्ति होनी चाहिए। विकास की विशेषताएं समझने में सहायता देता है। प्रत्येक छात्र विकास की कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 से 21 वर्ष। विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यदि शिक्षक इन विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं से परिचित होता है, वह अपने छात्रों को भली प्रकार समझ सकता है और छात्रों को उसी प्रकार निर्देशन देकर उनको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराता है। संसार के कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं होते, प्रत्येक अपने में विशिष्ट व्यक्ति है। एक कक्षा में शिक्षक को 30 से लेकर 50 छात्रों को पढ़ाना होता है, जिनमें अत्यधिक व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यदि शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाए तो वह अपना शिक्षण संपूर्ण छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला बना सकता है। व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यह मनोविज्ञान बताता है। वंशानुक्रम किसी भी गुण की सीमा निर्धारित करता है और वातावरण उस गुण का विकास उसी सीमा तक करता है। अच्छा वातावरण भी गुण को उस सीमा के आगे विकसित नहीं कर सकता। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सहायता पहुंचाते हैं। छात्रों की आवश्यकताओं, उनके विकास की विशेषताओं, सीखने के तरीके व समाज की आवश्यकताएं, यह सब पाठ्यक्रम में परिलक्षित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में व्यक्ति व समाज दोनों की आवश्यकताओं को सम्मिश्रित रूप में रखना चाहिए। मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान शिक्षक को देता है, जिससे शिक्षक इन बच्चों को अपनी कक्षा में पहचान सके, उनको आवश्यकतानुसार मदद कर सके, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सके व परामर्श दे सके। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी शिक्षक के लिए लाभकारी होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों को पहचानना तथा ऐसा प्रयास करना कि उनकी इस स्वस्थता को बनाए रखा जा सके। मापन व मूल्यांकन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान भी मनोविज्ञान से मिलता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली से उत्पन्न छात्रों में डर, चिंता, नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे आत्महत्या करने से छात्रों के व्यक्तित्व का विघटन, साथ ही समाज का भी विघटन होता है। अतः सीखने के परिणामों का उचित मूल्यांकन करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना शिक्षक का ध्येय होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान समूह गतिकी, ग्रुप डायनेमिक्स का ज्ञान कराता है। वास्तव में शिक्षक एक अच्छा पथ प्रदर्शक, निर्देशक व कुशल नेता होता है। समूह गतिकी के ज्ञान से वह कक्षा रूपी समूह को भली प्रकार संचालित कर सकता है और छात्रों के सर्वांगीण विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को शिक्षित करने संबंधी विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन करता है और खोज करता है कि विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य को सीखने से संबंधित सामान्य सिद्धांत क्या हैं। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के रुचिकर प्रश्नों, जैसे बच्चे भाषा का प्रयोग करना कैसे सीखते हैं या बच्चों द्वारा बनाई गई ड्राइंग का शैक्षिकी महत्व क्या होता है, पर भी विचार करता है। केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों का इस प्रकार विश्लेषण किया है। बच्चे की प्रकृति के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा की प्रकृति एवं उद्देश्यों को समझने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे वैज्ञानिक विधियों व प्रक्रियाओं को समझाता है जिनका शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों को निकालने में उपयोग किया जाता है। शिक्षण एवं अधिगम के सिद्धांतों एवं तकनीकों को प्रस्तुत करता है। विद्यालयी विषयों में उपलब्धि एवं छात्रों की योग्यताओं को मापने की विधियों में प्रशिक्षण देता है। बच्चों के वृद्धि एवं विकास के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। बच्चों के अच्छे समायोजन में सहायता प्रदान करता है और कुसमायोजन से बचाता है। भैया जानते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सीखने की विधियों अर्थात पढ़ाने से है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान ज्ञान की दो स्पष्ट शाखाएं हैं, परंतु इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। बच्चे को उसकी रुचियों, रुझानों, संभावनाओं तथा व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके शिक्षा दी जाती है। आज शिक्षा तथा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है। स्किनर का मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक आवश्यक तत्व है। इसकी सहायता के बिना शिक्षा की गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती।
शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार के साथ है। मनोविज्ञान की खोजों की शिक्षा के दूसरे पहलुओं पर गहरी छाप है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक संबंध का ज्ञान मानव के समन्वित संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा के समान कार्य मनोविज्ञान का सिद्धांतों पर आधारित है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को करने की चेष्टा प्रदान करती है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कब से संबंधित है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है मानव व्यवहार। इस संबंध में दो विद्वानों के विचार दृष्टव्य है। ब्राउन शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। पिल्सबरी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध होना स्वाभाविक है, पर इस संबंध में मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। शिक्षा को अपने प्रत्येक कार्य के लिए मनोविज्ञान की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। B.N. झा ने ठीक ही लिखा है, शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार वह किया जाता है उसके लिए इसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर होना पड़ता है। मनोविज्ञान को यह स्थान इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि उसने शिक्षा के सब क्षेत्रों को प्रभावित करके उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। इस संदर्भ में रायन के लिए सारगर्भित वाक्य उल्लेखनीय है। आधुनिक समय के अनेक विद्यालयों में हम भिन्नता और संघर्ष का वातावरण पाते हैं। अब इनमें परंपरागत औपचारिकता, मजबूर, मौन, तनाव और दंड की अधिकता दर्शित नहीं होती है। यह सब शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग के कारण संभव हुआ है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार हैं? मनोविज्ञान के द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है यह भी मनोविज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं। मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को महत्वपूर्ण बनाया है। इसीलिए विद्यालयों में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की विशेष रूप से व्यवस्था की जाती है। मनोविज्ञान तथा पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार हैं। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बालक की आयु, रुचियों और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। विज्ञान तथा समय सारणी इस प्रकार हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिया जाने वाला मुख्य सिद्धांत है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान तथा शिक्षा विधियां इस प्रकार हैं। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधियों में बालक के स्वयं सीखने पर बल दिया गया। इस उद्देश्य से करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, रेडियो पर्यटन, चलचित्र आदि को शिक्षण विधियों में स्थान दिया गया। मनोविज्ञान तथा अनुशासन इस प्रकार है। मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति को अनुशासन के लिए एक अच्छा आधार माना है। मनोविज्ञान तथा अनुसंधान इस प्रकार है। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खोज करके अनेक अच्छे नियम बनाए हैं। इनका प्रयोग करने से बालक कम समय में और अधिक अच्छी प्रकार से सीख सकता है। मनोविज्ञान तथा परीक्षाएं किस प्रकार हैं? मनोविज्ञान द्वारा बुद्धि परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षा तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा जैसी नई विधियों को मूल्यांकन के लिए चयनित किया गया है। मनोविज्ञान का अध्यापक से संबंध इस प्रकार हैं। शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध होते हैं: बालक तथा शिक्षक का संबंध, बालक और समाज का संबंध तथा बालक और विषय का संबंध। शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब इन तीनों का संबंध उचित हो। आइए जानते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा क्या में योगदान है। संक्षेप में मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वह इस प्रकार है। बालक का महत्व, बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, बालकों की रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का महत्व, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पर बल, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, मूल्यांकन की नई विधियां, शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व सफलता, नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान, शिक्षा की समस्याएं उसके उद्देश्यों, विषय वस्तु, साधनों एवं विधियों से संबंधित है। मनोविज्ञान इन चारों क्षेत्रों में समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। अब हम मनोविज्ञान में शिक्षा के उद्देश्यों को समझते हैं। उद्देश्यों को परिभाषित करके, उदाहरणार्थ शिक्षा का एक उद्देश्य है अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना। इसमें अच्छे नागरिक से क्या तात्पर्य है? अतः अच्छे नागरिक को व्यवहारिक रूप में परिभाषित करना चाहिए।
उद्देश्यों को स्पष्ट करके। उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार व्यक्ति के कौन से व्यवहार अथवा लक्षण अच्छे नागरिक में होने चाहिए, अर्थात ऐसे कौन से व्यवहार हैं या लक्षण हैं जो अच्छे नागरिक में नहीं पाए जाते और इसके विपरीत जिनको हम अच्छा नागरिक कहते हैं उनमें वे व्यवहार पाए जाते हैं। उद्देश्य प्राप्ति की सीमा निर्धारित करके। वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा देते समय एक कक्षा के 100% विद्यार्थियों को 100% अच्छे नागरिक बनाना असंभव हो जाता है, अतः इसकी सीमा निर्धारित करना, जैसे 80% विद्यार्थियों के 80% व्यवहार अच्छे नागरिक को परिलक्षित करेंगे। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करना है अथवा क्या नहीं। प्राथमिक स्तर पर अच्छे नागरिक के गुणों को विकास करने के लिए शिक्षक को भिन्न व्यवहार करना होगा और उच्च स्तर पर इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भिन्न व्यवहार करना होगा। नए पहलुओं पर सुझाव देना, उदाहरणार्थ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मूल्यांकन में सभी छात्रों को एक समान परीक्षण क्यों दिया जाए जब एक ही कक्षा में भिन्न योग्यता और क्षमता वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। आइए शिक्षा की विषय वस्तु को समझते हैं। शिक्षा की विषय वस्तु को समझने व उसका निर्धारण छात्र के विकास के अनुरूप करने में मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस कक्षा के छात्रों के लिए विषय वस्तु क्या हो, अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, विद्यालय का सामान्य वातावरण किस प्रकार का हो जिससे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान की सहायता से मानव जाति को विश्व के कल्याण हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा के साधनों को समझने में सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि अभिभावकों, शिक्षकों एवं मित्रों की बुद्धि एवं चरित्र उनको शिक्षित करने का महत्वपूर्ण साधन होती है। शिक्षा के अन्य साधनों जैसे पुस्तक, मानचित्र, उपकरणों का प्रयोग तभी सफल होता है जब जिनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है उनकी प्रकृति समझ में आए। आइए मनोविज्ञान शिक्षण की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मानव प्रकृति के नियमों के आधार पर शिक्षण विधि निर्धारित करना, जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर करके सीखना। स्वयं के शिक्षण अनुभव के आधार पर विधि का चयन करना। शिक्षक छात्र अनुपात 1:5 या 1:60 की तुलना में 1:25 ज्यादा उपयुक्त होता है। छात्र के चरित्र निर्माण में विद्यालय वातावरण से ज्यादा पारिवारिक जीवन का प्रभाव पड़ता है। विदेशी भाषा को हूबहू की तुलना में वार्तालाप से ज्यादा अच्छा सीखा जा सकता है। छात्र के ज्ञान व कौशल को मापने के तरीके इस प्रकार बताता है। किस विधि से किस विषय वस्तु के अर्जन को मूल्यांकित करना है, जैसे गद्य, संज्ञानात्मक एवं पद भावात्मक। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र को सिर्फ सही अथवा गलत प्रतिक्रिया बताना नहीं है, वरन उसकी प्रतिक्रियाओं का निदान करना व उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है। डेविस ने शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व की इस प्रकार विवेचना की है। मनोविज्ञान ने छात्रों की अभिक्षमताओं एवं उनमें पाए जाने वाले विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने विद्यालयी वर्षों में छात्र की वृद्धि एवं विकास के ढंग के बारे में ज्ञान प्रदान करके भी योगदान दिया है। ब्लेयर ने शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को इस प्रकार बताया है। आइए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझते हैं। कौन कौन से क्षेत्र या समस्याओं को शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है, आइए जानते हैं। प्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। व्यवहार की समस्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, विकास की अवस्थाएं, बच्चों का अध्ययन, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्तित्व तथा बुद्धि, मापन तथा मूल्यांकन, निर्देश तथा परामर्श। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा है। विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन में भी अनेक विधियों का विकास हुआ। ये विधियां वैज्ञानिक हैं। लुंगबर्ग के शब्दों में, सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पूर्ण हो गया है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। ठोस एवं सफल होने का कारण ऐसे दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड्स, आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि। वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि,
साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि। इनमें से कुछ प्रमुख विधियों का वर्णन इस प्रकार है। आत्मनिरीक्षण विधि अथवा अंतर्दर्शन विधि। आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन, अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। स्टाउट के अनुसार अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण कहलाता है। वुडविथ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती है। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है। क्लॉप के अनुसार मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। पूर्वकाल के मनोवैज्ञानिक अपनी मस्तिष्क क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी विधि पर निर्भर थे। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों का पुनः स्मरण और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए करते थे। वे सुख, दुख, क्रोध और शांति, घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके उनका वर्णन करते थे। अर्थ अंतर्दर्शन का अर्थ है अपने आप में देखना। इसकी व्याख्या करते हुए बी एन झा ने लिखा है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। डगलस व हालैंड के अनुसार मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है। अन्य विधियों में सहायक। डगलस व हालैंड के अनुसार यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायता देती है। यंत्र व सामग्री की आवश्यकता। रॉस के अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं। यह विधि बहुत सरल है क्योंकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। रॉस के शब्दों में, मनोवैज्ञानिकों का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है और क्योंकि वह सदैव उसके साथ रहता है इसलिए वह अपनी इच्छानुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है। जीवन इतिहास विधि अथवा बहिर्दर्शन या अवलोकन के बारे में जानते हैं। बहिर्दर्शन विधि एक्सट्रोस्पेक्शन को अवलोकन या निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहा जाता है। अवलोकन या निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी के व्यवहार, आचरण एवं क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को बाहर से ध्यानपूर्वक देखकर उसकी आंतरिक मनस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल है तो हम जान सकते हैं कि वह क्रोध में है। किसी व्यक्ति को हंसता हुआ देखकर उसके खुश होने का अनुमान लगा सकते हैं। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता को समझते हैं। अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर वह विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। व्यवहारवादियों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। कॉलेस्निक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में और अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है। इनमें से अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी है। उसे कक्षा और कक्षा के बाहर अपने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके व्यवहार के प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उनको उपयुक्त निर्देशन दे सकता है। प्रश्नावली क्या है, आइए जानते हैं। साक्षात्कार क्या है, आइए जानते हैं। इस विधि में व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना मुख्य होता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें दो व्यक्तियों में आमने सामने मौखिक वार्तालाप होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान खोजने तथा शारीरिक और मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गुड एवं हेड के शब्दों में, किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। प्रयोग विधि पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन। विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। मनोचिकित्सीय विधि व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतिरिक्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तदुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गातीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार इसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।